इनसाइड टेम्परेचर 295 केल्विन था। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इश्यू आ रहा था कि हमें समझ नहीं आती T1 क्या है, T2 क्या है। तो इसकी जगह पे आप इंस्टेड T1 T2 करें, आप इसको T हॉट और T कोल्ड के नाम से जो यूटिलाइज कर लिया करें। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है हीट पंप की, दैट इज इक्वल टू T हॉट डिवाइडेड बाय T हॉट माइनस T कोल्ड। इस तरह अगर आप इस तरह लिखोगे तो आप लोगों के लिए आप TH और TC का वर्ड यूज कर लिया करें इंस्टेड T1 T2, क्योंकि कुछ बुक्स में T1 हाई टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा था, कुछ बुक में T1 लो टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है, तो वहां पे आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो T हॉट T कोल्ड का वर्ड आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। अच्छा, हमने ये लिखा था तो हमारे पास E की वैल्यू क्या थी 3 थी और आइडियल एफिशिएंसी 0.5% थी। अब हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं, हमें इनसाइड टेम्परेचर गिवन है। इनसाइड का क्या मतलब है कि हमने रूम के अंदर का टेम्परेचर गिवन है, वो कितना है, दैट इज 295, और वो रूम के अंदर हीट पंप के केस में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज T हॉट इट मींस हमें गिवन है। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई करूं तो कैन आई राइट 0.5 T हॉट से मैं डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई भी अगर कर दूं तो आई विल गेट 1 आवर 1 माइनस T कोल्ड डिवाइडेड बाय T हॉट। अब T हॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 into 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस TC डिवाइडेड बाय 295 केल्विन। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास अननोन क्या है TC, और उसकी वैल्यू जो मेरे पास आती है दैट इज -27 डिग्री सेल्सियस और इट इज इक्वल टू 245.8 केल्विन। तो ये हमारे पास आ जाती है T कोल्ड की वैल्यू। सबकी ये यहाँ पे अगर रेफ्रिजरेटर होगा तो T आपको किससे मैंने मतलब कहता है जैसे वहाँ पे एफिशिएंसी लिखा हुआ है तो उसकी जगह सीओ पे लिख सकते हैं, क्योंकि उसने आपकी बुक में यहाँ पे न्यूमेरिकल में E का एफिशिएंसी का वर्ड यूज किया था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एफिशिएंसी का वर्ड यूज किया। बेसिकली फॉर्मूला तो मैंने हमारे पास रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो है उनकी एफिशिएंसी बेसिकली उनका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही है। तो यहाँ पे T कोल्ड डिवाइडेड बाय T हॉट माइनस T कोल्ड, और पंप के केस में हमारे पास आ जाएगा T हॉट डिवाइडेड बाय T हॉट माइनस T कोल्ड। सिर्फ ये ऊपर इस टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के अंदर हम बात कर रहे थे, हमने इसकी सीओपी देखी थी और वो सब चीजें हमने डिस्कस की। आज जो है हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट करने लगे हैं, हमारे कोर्स का जो पहला पोर्शन है दैट इज द रेफ्रिजरेशन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द वेपर कंप्रेशन साइकिल मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगी कि हमें वेपर कंप्रेशन साइकिल की जरूरत क्यों आई, हमें कार्नोट साइकिल के अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस कर सकते थे जो कि एफिशिएंसी को इनहेंस कर सकती थी, क्योंकि कार्नोट साइकिल जो है वो बेसिकली एक आइडियल साइकिल है। हर एक जब भी हम कोई सिस्टम बना रहे होते हैं तो हमारी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है कि हम इस तरह का सिस्टम बनाएं कि हम कार्नोट साइकिल को ही इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे, कौन कौन सी चेंजेस थी दैट वी कैन डू इन द कार्नोट साइकिल टू अचीव द एक्चुअली मैक्सिमम एफिशिएंसी। अच्छा, अब बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द बेसिकली हमारे पास रेफ्रिजरेशन के दो सिस्टम होते हैं, वन इज द वेपर कंप्रेशन साइकिल एंड सेकंड वन इज द वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। अब वेपर कंप्रेशन साइकिल बेसिकली जो यूटिलाइज करते हैं दैट यूटिलाइज द मैकेनिकल एनर्जी, और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो है वो किसको यूटिलाइज करते हैं, थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। हम देखते हैं कि अब मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली कहाँ पे, आपके पास जो कंप्रेसर यूज होता है दैट इज द फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, हम वहां से यूज करें। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास हीट का सिस्टम, हम वहाँ पे हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वो सोलर हो सकता है या कोई भी हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड हो सकता है टू यूज द थर्मल एनर्जी। ये चीजें हमारे पास सेकेंडरी है। उससे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ चीजें, चाहे आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले अगर मैं कार्नोट साइकिल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसकी टीएस डायग्राम, तो मेरे पास कुछ ये कार्नोट साइकिल की टीएस डायग्राम आती है। अब इस साइकिल के अंदर देखें एरिया अंडर दिस कर्व ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द नेटवर्क। अब
एरिया जो हमारे पास ये जो एरिया है, पोर्शन है, बेसिकली ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस प्रोवाइड्स द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ऐसे ही है ना, हमारे पास यहाँ पे ये 1 से 4 क्या लगा हुआ है, एवेपोरेटर। अच्छा, अब इसकी तरफ कंपोनेंट्स की तरफ आ जाती हूँ। मेरे पास सबसे पहले क्या होता है, वी हैव अ कंडेंसर। अब ये जो कंडेंसर है वो कहाँ पे लगा हुआ है, 2 to 3 जो हमारे पास प्रोसेस है, दिस इज नोन एज द 2 to 3, दिस इज नोन एज द आइसोथर्मल आइसोथर्मल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास सबसे पहले क्या है, कंडेंसर है, एक मेरे पास क्या है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ एक क्या लगा हुआ है हमारे पास, टरबाइन लगा हुआ है, और एक मेरे पास ये टरबाइन है। अब ये कंप्रेसर और टरबाइन जो कि आइसेंट्रोपिकली वर्क कर रहे हैं, ये दोनों एक ही शेफ्ट के ऊपर अटैच है। टरबाइन से जो नेटवर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, कंप्रेसर के लिए इनपुट देने के लिए। टरबाइन के आउटपुट को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कंप्रेसर के इनपुट के लिए। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरे पास एक कंप्रेसर, एक ये टरबाइन, मैंने यहाँ बात की। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, अब वो कहते हैं कि 1 से 2 जो हमारे पास प्रोसेस है, दैट इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे शो करती हूँ, दिस 1 से लेके 2 तक का जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। इट मींस यहाँ पे एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद जब 2 से 3 के ऊपर हम आते हैं, अब यहाँ पे वो कहते हैं दिस इज द आइसोथर्मल कंप्रेशन। 2 कार्नेट साइकिल क्या कहते हैं कि 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, 2 से 3 क्या है, वो अज्यूम करते हैं दिस इज द आइसोथर्मल कंप्रेशन। 3 to 4 वो कहते हैं दिस इज द आइसोथर्मल, हमारे पास क्या देता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और 4 to 1 हमारे पास क्या जाता है, दिस इज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कार्नेट साइकिल के अंदर हमारे पास 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं और 2 हमारे पास क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं। और कार्नेट अज्यूम करता है कि जो टरबाइन का वर्क आउटपुट है उसको हम कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, टू गिव द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। जो टरबाइन कंप्रेसर जो आपके साथ है, ये एंट्रोपी कांस्टेंट है। ये ना दरवाजा बंद करते हैं, क्या टाइम हो गया, बस ठीक है, 9:45 हो गए, दरवाजा बंद करते हैं। 11 बजे तक आप लोग खाने से नहीं कर देते। अब मैं बता रही थी हमारे पास कार्नेट कहते हैं कि 2 हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, 2 हमारे पास क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं। आइसोट्रोपिक में हम अज्यूम करते हैं एंट्रोपी कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल हमारे पास कांस्टेंट टेंपरेचर प्रोसेसेस हम अज्यूम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। इट मींस ये 4 to 1 प्रोसेस जो है, ये जो भी एरिया आएगा ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। ये एरिया जितना ज्यादा होता जाएगा, इट मींस हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना ज्यादा होता जाएगा। अब सीओपी हम किस तरह डिफाइन करते हैं, अब सीओपी हमारे पास आती है, दैट इज इक्वल टू द डिजायर्ड इफेक्ट, दैट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय द वर्क इनपुट। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो इट मींस सीओपी भी हमारे पास क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। एंड पे क्वेश्चन आपके, ये पहले पूरा सुनो। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो इट मींस हमारे पास सीओपी भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अच्छा, अब मैं सीओपी को यहाँ पे डिफाइन करूँ इसी फॉर्मूला से, यहाँ से कैन आई राइट सीओपी इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें सीओपी इंक्रीज करनी है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं T1 को इंक्रीज करूँ या फिर T2 को हम क्या करें, डिक्रीज करें। अगर T1 को इंक्रीज करते हैं, T2 को डिक्रीज करते हैं, तो सीओपी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट जब हम किसी साइकिल की बात करते हैं, वो कोई भी साइकिल हो, तो उसमें हमारे पास इंडिविजुअल टेम्परेचर को कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं होती। हम उस साइकिल के अंदर किसी एक टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। पहला जो ड्रॉबैक आया था कार्नेट साइकिल का, कार्नेट कहते हैं कि हम किसी एक टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्चुअली जब रिसर्च की गई तो ये फाइंड आउट हुआ कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द इंडिविजुअल टेम्परेचर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सीओपी को चेंज करना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन लिमिट दिस डेल्टा टी।
हम इस डेल्टा टी को चेंज कर सकते हैं। अब डेल्टा टी को हम किस तरह चेंज करते हैं, लेट्स से मैं दो टेम्परेचर लेती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास T1 जो है दैट इज इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में अगर मैं लिखूं तो दैट इज इक्वल टू 253.15 केल्विन, और T2 जो हाई टेम्परेचर है ये मेरे पास क्या है, दिस इज द T1 लो टेम्परेचर, ये मेरे पास क्या है T2, दिस इज द हाई टेम्परेचर। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हीट रिजेक्टेड वो हम कर सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यहाँ पे 303.15 केल्विन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे इस साइकिल की सीओपी को चेंज करना है तो मेरे पास टेम्परेचर जो है रेफ्रिजरेंट का इट शुड नॉट बी, वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 253 से कम नहीं होना चाहिए, और किससे ज्यादा, और T2 जो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 303 से कम नहीं होना चाहिए। इट मींस हम कहां पे लाई कर सकते हैं, मेरे पास ये लिमिट डिसाइड होगी, इसके अंदर मैं इस डेल्टा टी को इंक्रीज और डिक्रीज करूंगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली मेरे पास सीओपी जो है वो चेंज होगी। तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हमने सीओपी को चेंज करना है तो हमारे पास क्या है कि वी हैव टू चेंज दिस डेल्टा, और ये डेल्टा टी कब चेंज होगा, वो कहता है कि हमारे पास डेल्टा टी, मैंने इसलिए आपको दो एग्जांपल दी टेम्परेचर की, कि हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो -20 से ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम उस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर सकते, उसके अंदर जो आपने खाना रखा है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम आप कितना डिक्रीज कर सकते हो, -20 तक लेके जा सकते हो, और जो हीट हमने एटमॉस्फेयर को देनी है वो मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक आप दे सकते हो, 30 से अगर हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा या 30 से हम एक्सीड करेंगे तो हीट ट्रांसफर वहां पे सीज हो जाएगा, हीट ट्रांसफर वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कैन ओनली चेंज द डेल्टा टी। हम इस डेल्टा टी को चेंज करते हुए सीओपी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन थी हमारे पास सीओपी को इंक्रीज करने के लिए, अगर आपको याद हो आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, U हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और हीट ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज करें तब भी हम इस डेल्टा टी हम यहाँ पे Q को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे सीओपी को इंक्रीज करने की, बाय चेंजिंग द डेल्टा टी और बाय चेंजिंग द हीट ट्रांसफर एरिया एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वी कैन चेंज द हीट ट्रांसफर रेट, वहां पे इंक्रीज कर सकते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंगली सीओपी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने कार्नट साइकिल की बात की, ये हमारे पास कार्नट साइकिल जो हमने बेसिक अभी तक डिस्कस करते थे। कार्नट साइकिल में जो पहली इंप्रूवमेंट लेकर आया दैट वाज द ब्रिटन साइकिल। कार्नट साइकिल की हमारे पास जो पहली इंप्रूवमेंट थी वो क्या है, हमारे पास ब्रिटन साइकिल। अब ब्रिटन साइकिल के अंदर वो क्या कहते हैं, हमारे पास जहां पर आइसोथर्मल प्रोसेसेस थे कार्नट साइकिल के, उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, आइसोबैरिक प्रोसेसेस के साथ। आइसोथर्मल प्रोसेसेस को रिप्लेस किया है आइसोबैरिक के साथ। अगर हम यहाँ पे अगेन डायग्राम ड्रॉ करें, दिस इज द टीएस डायग्राम, तो मेरे पास ब्रिटन की जो साइकिल की डायग्राम आती है दिस इज 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। अब कार्नट साइकिल के अंदर जो डायग्राम थी T1 लो टेम्परेचर लाइन और मैक्सिमम हम कहां तक लेके गए थे, T3 तक। दिस इज द कार्नट साइकिल। इसमें नाम 1 2 डैश 3 एंड 3 डैश। अब कार्नट साइकिल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, 1 2 डैश 3 3 डैश, ये कार्नट साइकिल है हमारे पास। और ब्रिटन साइकिल देखें कहां पे, 1 2 3 4, दैट इज द ब्रिटन साइकिल। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि कार्नट साइकिल हम हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हम कोई भी साइकिल डेवलप करें वो कार्नट साइकिल की शेप को जो है वो उसको कंसिस्टेंट रखे। जब हमने ब्रिटन साइकिल के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेसेस को रिप्लेस किया है, टीएस डायग्राम के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दिस इज द टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम की ये जो लाइन है, दीज आर द कांस्टेंट प्रेशर लाइन।
इस पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, इस पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये 2 to 3 इंस्टेड ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन हमने यहाँ पे क्या आगे आइसोबैरिक प्रोसेसेस लिए हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये एरिया एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ब्रिटल साइकिल के अंदर, ये एरिया लेट्स से आई कॉल दिस एरिया इज x, इसी तरह ये एरिया ऐड हुआ है, दिस इज y। अब कार्नट साइकिल में कंप्रेशन का वर्क कहां से कहां तक हो रहा था, 1 से 2 डैश के ऊपर। ब्रिटल साइकिल में कंप्रेशन का वर्क कहां से कहां तक हो रहा है, 1 से 2 के ऊपर। अब 1 से 2 डैश और 1 से जब हम 1 से 2 के ऊपर गए हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा है, दिस अमाउंट ऑफ x वर्क वी हैड टू डू टू रीच एट पॉइंट 2। इट मींस कंप्रेसर यहाँ पे हमें ज्यादा कैपेसिटी वाला रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर को यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है किस पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक जाने के लिए। हमारे पास कार्नट साइकिल देखिए कहां से कहां तक है, 1 2 डैश 3 है, 3 डैश। अगर हमने कार्नट साइकिल से ब्रिटन के ऊपर लेके गए हैं, क्या मतलब है कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस से हम किस प्रोसेस के ऊपर आए हैं, आइसोबैरिक के ऊपर आए हैं। अब 1 से 2 डैश क्या प्रोसेस है, 1 से 2 डैश है, दिस इज द आइसोट्रोपिक कंप्रेशन। कार्नट के अंदर आइसोट्रोपिक कंप्रेशन कहां से कहां तक हो रही है, 2 डैश तक हो रही है। ब्रिटन के अंदर कंप्रेशन कहां से कहां तक हो रही है, 1 से लेके 2 तक हो रही है। अब 1 से लेके 2 तक मुझे ये जो वर्क आया 2 डैश के बाद ये सारा वर्क एक्स्ट्रा, इट मींस कंप्रेशन के लिए मुझे इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अगर इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा तो हमें कंप्रेसर यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, लार्जर कैपेसिटी वाला रिक्वायर्ड होगा। हमारा वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? इसी तरह आप यहाँ पे देखो जब हीट रिजेक्ट कर रहे हैं आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही है। कार्नट में आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन कहाँ पे हो रही है, 3 to 3 डैश। और अगर वही साइकिल हम ब्रिटन के ऊपर लेके आते हैं बाय कीपिंग द सेम हायर एंड लोअर टेम्परेचर लिमिट, हमें एक्स्ट्रा वर्क हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, आप कार्नट के साइकिल में अगर हम देखें हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये आ रहा है जो कि मैं ब्लू के साथ शो कर रही हूँ। और ब्रिटन के केस में हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आ रहा है, दिस अमाउंट जो कि मैं येलो के साथ शो कर रही हूँ, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ रहा है। अब मुझे बताओ कार्नट के केस में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा है या ब्रिटन के केस में? कार्नट के केस में हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा है। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कार्नट के केस में ज्यादा है तो मेरे पास हम कह सकते हैं कि सीओपी जो है हमारे पास वो ज्यादा किसकी होगी, कार्नट की सीओपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ब्रिटन। तो फर्स्ट जो इंप्रूवमेंट हम लेकर आए थे वो क्या है कि हमने रिप्लेस कर दिया है आइसोथर्मल प्रोसेसेस को आइसोबैरिक प्रोसेसेस के साथ। अगर इसकी मैं स्कीमेटिक के अंदर चेंज लेके आऊं तो स्कीमेटिक के अंदर क्या चेंज आता है, इंस्टेड ऑफ दिस कंप्रेसर एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन डिवाइसेस हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स लगा देते हैं। यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करवा दिए, हीट एक्सचेंजर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए। दिस इज कॉल्ड द ब्रिटल साइकिल। पॉइंट क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। मैंने बताया कि यहाँ पे हमने आइसोथर्मल कंप्रेसर और आइसोथर्मल टरबाइन की जगह पे क्या लगा दिए, हीट एक्सचेंजर्स लगा दिए। दिस इज द चेंज इन द ब्रिटल साइकिल। अच्छा, अब सेकंड जो हमारे पास ये दिस इज कॉल्ड द ब्रिटल साइकिल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कार्नट की एफिशिएंसी जो थी वो मैक्सिमम थी। सो वी हैव टू कीप दिस रेक्टेंगुलर शेप, हमें इस तरह चेंज लेके आना है कि हम इस रेक्टेंगुलर शेप को मेंटेन कर सकें। अब सेकंड जो हमारे पास आता है चेंज जो आता है, अगर हम बात करें दोबारा से, मैं ड्रॉ करती हूँ अगेन, दिस इज द टीएस डायग्राम। अब इसमें हमें पता है दिस रीजन इज द लिक्विड रीजन, दिस रीजन इज द लिक्विड प्लस वेपर रीजन एंड दिस रीजन इज द वेपर रीजन। और ये जो पॉइंट आता है दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। हमारे पास ये रीजन क्या आता है, दिस एंड दीस लाइंस आर द सैचुरेटेड लाइंस। यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन के ऊपर सैचुरेटेड लिक्विड होगा और इस लाइन के ऊपर मेरे पास क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर होगी। इन बिटवीन मेरे पास क्या है, दैट इज द लिक्विड प्लस वेपर। अच्छा, अब मैं दोबारा यहाँ पे कार्नट साइकिल ड्रॉ करूँ, हमारे पास कुछ ये कार्नट साइकिल आती है। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है, प्रोसेस 1 से 2 की बात करते हैं।
प्रोसेस 1 से 2 के ऊपर हमारे पास जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब एंटर होता है कंप्रेसर के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है हमारे पास, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से जब यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, लेट्स से कंप्रेसर इज द, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट कंप्रेसर अवेलेबल है दैट इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब जब हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं फॉर अ लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लिए, तो जब कंप्रेसर टू एंड फ्रो मूव करते हैं तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट के कुछ पार्टिकल्स उस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जब वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ट्रैप हो जाते हैं तो वहां पे कंप्रेशन का प्रोसेस जो है वो सीज हो जाता है, जो कि हमारे पास फर्स्ट ड्रॉबैक आता है कार्नोट साइकिल। इट मींस हमारे पास जो यहाँ पे कंप्रेशन की टाइप हो रही होती है दैट इज द वेट कंप्रेशन। सो अगर हमें इस ड्रॉबैक को ओवरकम करना है तो हमें इस वेट कंप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द ड्राई कंप्रेशन, कि हमें वेट कंप्रेशन को किस में लेके जाना होगा, ड्राई कंप्रेशन में। अब वेट कंप्रेशन को ड्राई कंप्रेशन में किस तरह लेके जा सकते हैं, अगर मैं ये 1 पॉइंट इस 1 की जगह पे ये वहां पे 1 डैश के ऊपर आ जाए, अगर ये 1 पॉइंट हमारा कहां पर हो, इफ इट इज एट 1 डैश, तो मेरे पास ड्राई कंप्रेशन जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो वेट कंप्रेशन, सेकेंडली वेट कंप्रेशन के डिसएडवांटेज क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो या कोई भी टाइप का कंप्रेसर हो तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रोवाइड सम लुब्रिकेंट। जब लिक्विड यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आएगा तो वो क्या करेगा, लुब्रिकेंट को अपने साथ वॉश करके ले जाएगा। जब लुब्रिकेंट वहां से वॉश हो जाएगा तो वहां पे फ्रिक्शन के चांसेस ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से उसकी मोशन जो है वो सीज हो सकती है। अब सेकंड हमारे पास क्या होता है, पॉइंट 2 की बात करते हैं। पॉइंट 1 तो हमने देख लिया कि हमारा कहां पे आना चाहिए, इट शुड लाइज ऑन द सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब पॉइंट 2 जो होता है वी अप्रोक्सीमेट दैट दिस पॉइंट लाइज एट द सैचुरेटेड वेपर लाइन, बट जब एक्चुअली इसको देखा गया तो पॉइंट 2 यहाँ पे लाई नहीं करा था, पॉइंट 2 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा था, लेट्स से 2 डैश, पॉइंट 2 यहाँ पे लाई कर रहा था। क्यों? अब जैसे ही पॉइंट 1 से लिक्विड एंटर हुआ था, तो जब लिक्विड एंटर हुआ तो कंप्रेसर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब लिक्विड ने अगर वेपर में कन्वर्ट होना था, कंप्रेशन का प्रोसेस क्या है, बेसिकली टू इंक्रीज द प्रेशर एंड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से डेफिनेटली लिक्विड को किस में कन्वर्ट होना चाहिए था, वेपर्स में कन्वर्ट होना चाहिए था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्यों? वेपर्स में कब कन्वर्ट होते हैं, व्हेन देयर इज द इंटरनल हीट ट्रांसफर। इंटरनल हीट ट्रांसफर होता विद इन द कंप्रेसर, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता। बट एक्चुअली कंप्रेसर इतनी हाई स्पीड के ऊपर मूव कर रहा होता है कि उसको स्टेट चेंज का या विद इन द हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं मिलता, और हमारे पास जो लिक्विड एंटर होता है वो इंक्रीज प्रेशर के साथ यहाँ से बाहर चला जाता है, उसके सारे के सारे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। इस वजह से हमारा पॉइंट 2 जो है उसको जब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो इट लाइज बिटवीन पॉइंट यहाँ पे 2 डैश और यहाँ पे कहीं लाई कर होता है, वो एग्जैक्टली 2 के ऊपर लाई नहीं कर रहा होता। सो दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ सेकंड ड्रॉबैक, जो कि फर्स्ट हमने ब्रिटन साइकिल के साथ रिप्लेस करके देखा, एफिशिएंसी डिक्रीज हुई। सेकंड हमने यहाँ पे देखा जो हमारे पास ड्रॉबैक्स आते हैं कि हम किस तरह इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कार्नोट साइकिल के अंदर, तो वो हमारे पास कहती है कि हम वेट कंप्रेशन को किसके साथ रिप्लेस करते हैं, विद द ड्राई कंप्रेशन के साथ। अच्छा, अब पॉइंट 2 को हमने किस तरह लेकर आए ड्राई रीजन के अंदर, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सुपर हीटेड होन बनाया। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्यूब पे लाने के लिए हमने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड किया, दिस इज रीजन इज नोन एज द सुपर हीट। मैंने क्या किया है, मैंने क्या है कि हमने वेट कंप्रेशन को किस में चेंज करना है, ड्राई कंप्रेशन में चेंज करना है। अब वेट कंप्रेशन को ड्राई कंप्रेशन में चेंज करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट थे, 1 और 2 पॉइंट थे, मैंने इन दोनों पॉइंट की लोकेशन को चेंज करना था। तो हमने क्या कहा है कि हमने पहले 1 पॉइंट हमने वेपोरेंट को इतने पॉइंट तक लेके आना है कि वो कहां तक हो, 1 डैश तक। यहाँ से जब वो कंप्रेसर में एंटर हो तो हमने एक्स्ट्रा वहां पे सुपर हीटेड रीजन ऐड किया है। वो सुपर हीटेड रीजन क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे बेसिकली एक सेपरेट हीट सुपर हीटर से लगे होते हैं। जब आगे आप स्कीमेटिक पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, सुपर हीटर्स। सुपर हीटर्स का पर्पस क्या है, टू ऐड द एक्स्ट्रा हीट कंटेंट्स so that all the liquid is converted into the, जितने भी उसके अंदर वेपर्स के वाटर पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सैचुरेटेड वेपर्स में कन्वर्ट होके फर्दर देन उसको हम जो आगे प्रोसेस करें। तो ये पर्पस होता है सुपर हीटेड होन को यहाँ पे या सुपर हीटर्स को ऐड करने का।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड अमेंडमेंट हो सकती थी कार्नट साइकिल के अंदर, अच्छा जब हमने यहाँ पे सुपर हीटेड होर्न को ऐड किया तो कार्नट साइकिल ने अपनी रेक्टेंगुलर शेप को समहाउ लूज किया ड्यू टू दिस सुपर हीटिंग रीजन। अब सेकंड जो अमेंडमेंट हमारे पास पॉसिबल थी कार्नट साइकिल के अंदर, दैट इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। हाँ जी, मुझे बताओ जरा एक्सपेंशन प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? 3 to 4। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे? टरबाइन यूज कर रहे थे एक्सपेंशन के लिए। टरबाइन जो था वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था और टरबाइन से जो पावर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था इट नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर। तो बेसिकली सिस्टम के ऊपर एक हैवी लोड पड़ था। उसको ओवरकम करने के लिए एक्सपेंशन प्रोसेस को यहाँ पे एक डिवाइस यूज की गई। दिस डिवाइस इज नोन एज द थ्रॉटलिंग डिवाइस। यहाँ पे एक डिवाइस यूज की गई और उस डिवाइस को हमने क्या नाम दिया है? थ्रॉटलिंग डिवाइस का। अब थ्रॉटलिंग डिवाइस का पर्पस क्या था? इट लिमिट्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या करती है? फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट को लिमिट करती है। अब थ्रॉटलिंग का प्रोसेस कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं? लेट्स से आपके पास एक नैरो ऑब्स्ट्रक्शन है, रूम का मैं दरवाजा बहुत थोड़ा सा ओपन करती हूँ। जब मैं रूम का दरवाजा बहुत कम ओपन करूंगी तो क्या होगा कि आप सब एक दूसरे को पुश करोगे, पुश करके बाहर निकलने की कोशिश करोगे। जब आप सब एक दूसरे को पुश करोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। प्रोसेस क्या बन जाएगा? दिस प्रोसेस टर्न टू बी द इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब मेरे पास यहाँ से जब एक दूसरे को पुश करोगे तो हाई प्रेशर है, जब बाहर जाओगे तो वो प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लो में। तो थ्रॉटलिंग बेसिकली क्या करती है? हाई प्रेशर को फ्लूइड को कन्वर्ट करती है किसमें? लो प्रेशर के अंदर कन्वर्ट करती है। थ्रॉटलिंग का पर्पस क्या है? हाई प्रेशर लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करती है? इनटू द लो प्रेशर लिक्विड। तो इस तरह का जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज द थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग हम करते कैसे? अभी बनता है कि विद द हेल्प ऑफ वेरी नैरो ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत स्मॉल रीजन होते हैं, नैरो ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसमें से फ्लूइड को पास किया जाता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक तो से प्रेशर लो किया, सेकेंडली फ्लूइड का जो लिमिट किया रेफ्रिजरेंट के फ्लो को, तो यहाँ पे क्या होगा? उसका सैचुरेशन टेम्परेचर, फ्लूइड का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? हाँ जी आसिम, फ्लूइड का रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डेफिनेटली सैचुरेशन टेम्परेचर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास जब वो एवेपोरेटर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा उसका टेम्परेचर भी लो होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर लो होगा वो मैक्सिमम हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर वहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इनहेंस करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस नोन एज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस और द एक्सपेंशन प्रोसेस। अब एक्सपेंशन प्रोसेस अभी मैंने कहा दिस इज द हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रोसेस के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हीट ट्रांसफर कर सके, बिकॉज दिस इज द सडन। आप एक दूसरे को जो पुश करते हो कितने विद इन अ सेकंड से सारा काम हो रहा है और हीट ट्रांसफर के लिए वी रिक्वायर सम इनफिनाइट टाइम। इट मींस यहाँ पे चेंज इन हीट क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0। सेकेंडली हमारे पास वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, हमारे पास क्या हो रहा है? सिर्फ इरिवर्सिबिलिटीज कॉज हो रही है। तो यहाँ पे वर्क डन में क्या होता है? थ्रॉटलिंग में इक्वल टू 0। Also called, this is also called the isenthalpic process। जब आप एनर्जी एनालिसिस करते हो डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, इसको आप इक्वेट करते हो तो हमारे पास यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाता है? एंथैल्पी रह जाती है। तो दैट इज इक्वल टू H1 इनिशियल एंथैल्पी इज इक्वल टू द फाइनल एंथैल्पी। दैट्स व्हाई थ्रॉटलिंग इज आल्सो कॉल्ड द isenthalpic process। ये मैं इसलिए यहाँ पे पूरी एनर्जी इक्वेशन नहीं लिख रही। आप लोगों को थर्मो 1 में जब मैंने आप लोगों को स्टेडी स्टेट डिवाइसेस करवाई थी उसमें आपको डिफरेंट डिवाइस नोजल्स, टरबाइंस, वेल्स के बारे में, तो वहां पे प्रूव करवाया था आपको कि ये कैसे आइसेंथैल्पी का H1 इज इक्वल टू H2 है। तो इसके लिए काइंडली आप एक बार एनर्जी इक्वेशन को रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने इसको यहाँ पे यूटिलाइज भी करवाना है। तो अपना प्रीवियस लेक्चर्स एक बार देख के आइएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नो मैडम। मैं ऑनलाइन। हाँ जी फरहान। नो मैम। मैम नहीं है।
मुझे बताओ क्या कहे मैंने, थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होती है? मैम वी कन्वर्ट अ पास इन अ नैरो स्पेस है मैम, जिसमें हम किसी भी रास्ते बड़े रास्ते को मैम छोटे में तब्दील करते हैं, जिससे मैम हाई प्रेशर को हम लो में कन्वर्ट करते हैं, जिससे मैम उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कम हो जाता है, जो कि मैक्सिमम हीट एब्जॉर्प्शन कर सकता है किसी भी इन्वायरमेंट से या किसी भी जगह पर जहाँ पर हम वो सिस्टम यूज करते हैं, छोटे करते हैं। अच्छा, वैसे ऐसा पॉसिबल है कि आप सब स्टूडेंट्स आ जाए कोई क्लास में, बेहतर अगर आप लोग हॉस्टल में बैठ के, हाँ तो अगर आप लोगों ने हॉस्टल में ही बैठना है तो बेहतर है कि आप लोग क्लास में आ जाए। कोई क्लास में की स्पेस है कि आराम से स्टूडेंट्स बैठ के यहाँ पे? मैम तबीयत नहीं ठीक है इसलिए नहीं आया। क्या कह रहे हो? मैम तबीयत नहीं ठीक है, टेम्परेचर है इसलिए मैम नहीं आया। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब हमें ये क्लियर हो गया कि हमने कार्बन साइकिल के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, तो हमारे पास हम एफिशिएंसी को इंक्रीज करके उसको एक्चुअल साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द साइकिल दैट इज नोन एज द आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल। जो भी मैंने आपके साथ अमेंडमेंट्स डिस्कस किए हैं, अब उन्हीं अमेंडमेंट्स को उसने कहाँ पे अप्लाई किया है? आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल के ऊपर अप्लाई किया। सो दिस इज द स्कीमेटिक। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? एवेपोरेटर है, एवेपोरेटर के बाद क्या है? कंप्रेसर है, कंडेंसर है। कंडेंस अभी जो मैंने आपको बताया था कि हमने आइसोथर्मल को आइसोबैरिक के साथ रिप्लेस किया था, वहां पे हीट एक्सचेंजर्स लगा दिए थे। सो बेसिकली कंडेंसर्स एंड एवेपोरेटर इज सिंपली जस्ट अ हीट एक्सचेंजर, जो कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए हम एक मीडियम को यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज द एक्सपेंशन डिवाइस, यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रॉटलिंग डिवाइस भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको इमेजिन करते हैं। सबसे पहले एवेपोरेटर क्या है? हमारे फ्रिज का इनर कंपार्टमेंट है जहां पे आपने फूड को प्लेस किया है। वहां पे क्या आएगा? उसके बैक साइड पे आपको कुछ इस तरह के कॉइल्स नजर आ रहे होते हैं। उन कॉइल्स के अंदर क्या होगा? रेफ्रिजरेंट होगा। रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में होगा? दैट विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। और इसका टेम्परेचर क्या होगा? बहुत कम होगा, माइनस में होगा। अगर इसका टेम्परेचर हम कम नहीं रखेंगे तो ये कभी भी यहाँ से फूड से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से आएगा वेपोरेटर के अंदर, यहाँ पे जो आपने फूड रखा हुआ था, हीट ट्रांसफर होगा बिटवीन द फूड एंड दिस लिक्विड रेफ्रिजरेंट। हीट लेगा तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से वेपोरेटर से जब लीव करेगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा? दैट विल बी इन द वेपरस फॉर्म। बट स्टिल यहाँ पे सारे के सारे वेपर नहीं होंगे, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेपर प्लस लिक्विड। सो दिस इज यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी कि हम इसको इतना हीट अप कर दें कि सारे के सारे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास ड्राई कंप्रेशन जो है वो प्रोसीड हो सके। अच्छा, अब यहाँ से वेपर एंड रेफ्रिजरेंट कहाँ पे जाएंगे? कंप्रेसर में। कंप्रेसर में जाएंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे कंप्रेसर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि अब यहाँ पे इनका प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। उस डिक्रीज प्रेशर को हमने कहाँ तक लेके जाना है? कंडेंसर के प्रेशर तक लेके जाना है, सो दैट देयर इज हीट एक्सचेंज। हमने उसको प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया? कंप्रेसर। कंप्रेसर से यहाँ पे इनलेट पे कंप्रेसर में गए, कंप्रेसर ने उसका प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। स्टिल यहाँ जब टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होके वो कहाँ पर तक आएगा? कंडेंसर प्रेशर तक आ जाएगा। जब कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर क्या है? आपकी फिश के पीछे जो ब्लैक कलर की कॉइल्स लगी हुई, दिस इज द कंडेंसर। कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर क्या करेगा? हीट एक्सचेंज करेगा किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ। सारी की सारी हीट एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर कर देगा। जब हीट एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर कर देगा तो वो वेपर रेफ्रिजरेंट दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। वो लिक्विड कहाँ पर आएगा? थ्रॉटलिंग के अंदर। थ्रॉटलिंग का पर्पस क्या है? कि उसने रेफ्रिजरेंट के फ्लो को लिमिट करना है। बेसिकली आपने पीछे देखा होता है एक पाइप से एक छोटी सी कॉइल लगी होती है गोल्डन कलर की, उसकी एक साइड पे स्प्रिंग सा लगा होता है, एक साइड पे सिस्टम बैल लगा होता है। दिस इज नोन एज द कैपिलरी ट्यूब, और इसको हम एक्सपेंशन डिवाइस भी कहते हैं, यहाँ पे थ्रॉटलिंग डिवाइस भी कहते हैं। कंडेंसर की एक साइड सही हुआ, जितना आगे रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड है उतना रेफ्रिजरेंट आगे एक्सपेंशन डिवाइस से पास होके कहाँ पे आ जाएगा? वेपोरेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे जब थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर आएगा, एक तो उसका प्रेशर डिक्रीज करके कहाँ तक आएगा? वेपोरेटर प्रेशर तक, क्योंकि कंडेंसर तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम कर रहा है ना, आइसोबैरिक है, प्रेशर में चेंज नहीं आया, तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज कर लिया? थ्रॉटलिंग डिवाइस, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब को यूज किया। डिक्रीज प्रेशर के साथ डिक्रीज फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज होगा एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर, और वो कहाँ पे आ जाएगा? वेपोरेटर। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो बेसिकली आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर अब हमारे पास दो प्रेशर साइड आ गई,
ये प्रेशर साइड जब कंप्रेसर से लीव करेगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज द हाई प्रेशर साइड, और नीचे जब एवेपोरेटर में होगा तो दैट विल बी द लो प्रेशर साइड। तो हमारा सिस्टम दो के ऊपर वर्क कर रहा था, वन इज द लो प्रेशर साइड एंड अदर वन इज द हाई प्रेशर साइड। कंप्रेसर वर्क इनपुट हमें क्यों देना पड़ता है, टू मूव द लिक्विड फ्रॉम द लो प्रेशर रीजन टू द हाई प्रेशर रीजन। दिस इज कॉल्ड द आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, क्लियर है सबको, कंपोनेंट्स क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसकी हम डायग्राम ड्रॉ करें, पीवी डायग्राम, पीएच और टीएस डायग्राम, मैं आपको ड्रॉ करना बताती हूँ किस तरह ड्रॉ करते हैं। उससे पहले आप एक वीडियो देख लें कि बेसिकली रेफ्रिजरेटर का वर्क किस तरह होता है। Basic principle of refrigeration is simple. Just pass a polar liquid continuously around the object which is to be cooled. This will take heat out from the object. The whole refrigeration technology is after this, how to produce cold liquid continuously. We will see how this is achieved in this video. This is what inside the refrigerator. At the heart of the system is a simple device called throttling device. Cold liquid is produced with help of this phenomenon. In this case, throttling device is a capillary tube. For effective throttling, an inlet refrigerant should be high pressure liquid. Throttling device is an obstruction to the flow, which causes tremendous pressure drop. Secondly, अब यहाँ पे देखो ये कॉन्टिन्यूसली पाइप्स है, जब फ्लूइड कॉन्टिन्यूसली पाइप्स में से फ्लो करता जाता है तो वहाँ पे प्रेशर लॉसेस आते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप जो है वो उसको हम अचीव करते हैं। क्यों, और हमें प्रेशर कहाँ तक चाहिए होता है, इवेपोरेटर प्रेशर तक लेके आना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने इस डिवाइस को जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। Due to drop in pressure, boiling point of refrigerant comes down and it starts evaporating. Heat required for evaporation comes within the refrigerant, so its temperature drops. If you check temperature across throttling device, you can notice this drop. Next phase is simple. Just pass this cold liquid over the body where you have to absorb heat. During heat absorption process, refrigerant further evaporates and transforms. ये अब आपकी फ्रिज के अंदर जो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, और कभी आपने नोट किया हो कि उन कंपार्टमेंट्स में कुछ पोर्शन ऐसे, जब उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कंपार्टमेंट मैक्सिमम कूलिंग प्रोवाइड करेगा और ये कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो मिनिमम कूलिंग होती है, कंपार्टमेंट्स को डिवाइड भी किया होता है। तो वो आता है हमारे पास सबसे पहले इंटरेक्शन कहाँ पे है, उसके बाद कहाँ है नेक्स्ट कहाँ पे, जिस कंपार्टमेंट का सबसे पहला इंटरेक्शन होगा डेफिनेटली वो मैक्सिमम हीट को अब्सॉर्ब कर देगा रेफ्रिजरेंट। देन जब नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट जो है नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाएगा तो उसे कम हीट अब्सॉर्ब करेगा, नेक्स्ट तक जाते जाते उसकी हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसी तरह जो आपका कुछ कंपार्टमेंट जहाँ पे वो कहते हैं कि सब्जियों वाला जो स्पेशली पोर्शन होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, उसमें कूलिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो इस तरह उसको कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। Forms into pure vapor. So we can produce the required refrigeration effect. If we can take this low pressure vapor refrigerant to state before throttling process, that is high pressure liquid state, we will be able to repeat this process. So first step, let's raise the pressure. A compressor is introduced for this purpose. Compressor will raise the pressure back to its initial value. But since this compressing gas, along with pressure, temperature will also raise. It is unavoidable. Now the refrigerant is high pressure vapor. To convert it to liquid state, we are introducing another heat exchanger. This heat exchanger is fitted outside the refrigerator.
So it will liberate heat to the surroundings. Vapor will get condensed to liquid and temperature will come down to normal level. So the refrigerant is back to its initial staging, high pressure liquid. We can repeat this cycle over and over for continuous refrigeration. This cycle is known as vapor compression. क्लियर है क्लास सबको यहाँ तक? अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी TEH डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम और TS डायग्राम। अच्छा, सबसे पहले मैं प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। एंथैल्पी ऑन एक्स एक्सिस, प्रेशर ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, हम यहाँ पे अगर हम डिवाइसेस को, कंडेंसर है हमारे पास, एवेपोरेटर है, कंप्रेसर है और लास्ट में हमारे पास क्या है, थ्रॉटलिंग डिवाइस है। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए, अगर मैं कंप्रेसर और एवेपोरेटर की बात करूं तो हमने कहा था कंप्रेसर और एवेपोरेटर दैट इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। इट मींस मेरे पास एवेपोरेटर क्या आ जाएगा, लो प्रेशर लाइन, और कंडेंसर के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट इज द हाई प्रेशर लाइन। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था दैट इज द कंप्रेसर के अंदर क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस यहाँ पे TH डायग्राम के ऊपर हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को शो करते हैं। दिस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और थ्रॉटलिंग क्या थी, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस था। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कांस्टेंट एंथैल्पी की। तो प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1, ये हमारे पास क्या, दिस इज द TS डायग्राम। कांस्टेंट एंथैल्पी है ना, H3 इज इक्वल टू H4। यहाँ पे क्या है, P कांस्टेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास P कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट। दिस इज द TS डायग्राम। कोरिस्पोंडिंगली अगर हम TS डायग्राम ड्रॉ करें, अब सबसे पहले हमारे पास कंडेंसर टेम्परेचर हाई होगा और एवेपोरेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, लो टेम्परेचर लाइन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और एक ये लाइन ड्रॉ कर, दिस इज फॉर द कंडेंसर टेम्परेचर एंड दिस इज फॉर द, यहाँ से Q रिजेक्ट होगी और यहाँ पे Q क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, कंप्रेशन का प्रोसेस आता है। कंप्रेशन का प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। तो यहाँ से मेरे पास एक लाइन स्ट्रेट में ड्रॉ कर दूंगी, दिस इज द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। अब यहाँ पे जो हमने इमेंडमेंट की थी, हमने क्या ऐड किया था, सुपर हीटेड हॉर्न ऐड किया था, दिस इज द सुपर हीटेड हॉर्न मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो 1 to 2 दिस इज द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, S1 इज इक्वल टू S2। उसके बाद कंडेंसर में आया, कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हुई, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस सैचुरेटेड लिक्विड से कहां पे जाएगा प्रोसेस, एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर कांस्टेंट एंथैल्पी। तो यहाँ पे TS डायग्राम के ऊपर कांस्टेंट थोड़ी सी एक लाइन आ जाती है, दिस इज द 1 2 3 4 and 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस विल बी द TS डायग्राम फॉर द वेपर कंप्रेशन साइकिल। क्लियर है ये सबको? TS दोबारा एक्सप्लेन। सबसे पहले आप ये कब आ गई, कहां से स्टार्ट किया हमने, मेरे पास एवेपोरेटर से स्टार्ट हुआ। लेट्स से मेरे पास ये एवेपोरेटर का टेम्परेचर लाइन आ गई, 1 पॉइंट आ गया। यहाँ पे हीट क्या होगी, Q एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से। यहाँ से कहाँ पे गया, कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर का प्रोसेस क्या, कांस्टेंट एंट्रोपी का, ये ऐसे तो कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन में बस क्या आ जाएगी, दिस वर्टिकल लाइन में भी द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। क्यों यहाँ पे मैं अमेंडमेंट क्या की थी, सुपर हीटेड हॉर्न ऐड किया था, ये मैंने ऐड कर दिया सुपर हीटेड हॉर्न यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, मेरे पास कंडेंसर के अंदर चला गया। कंडेंसर के अंदर क्या, ये इसके टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करना है उसने, तो मेरे पास ये आ गई हाई टेम्परेचर लाइन आ गई। ये क्यों उसने
रिजेक्ट कर दिया एटमॉस्फेयर में। यहाँ से फ्लूइड रिजेक्ट करने के कहाँ पे आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड से मैंने एक लाइन ड्रॉप की और वो क्या आ गई, दैट इज द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। दिस इज द टीएस डायग्राम फॉर द वेपर कंप्रेशन साइकिल। क्लियर है ये पॉइंट सबको? स्कीमेटिक्स गिवन है इसकी, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। थ्रॉटलिंग प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, आइसेंथाल्पी क्यों कहते हैं, इरिवर्सिबल क्यों कहते हैं, हीट ट्रांसफर नहीं होता, वर्क ट्रांसफर नहीं होता, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। पीएच टीएस डायग्राम भी आप लोगों को बता दिए हैं। टू डिफरेंट प्रेशर साइड एग्जिस्ट करती है, वन इज द लो प्रेशर साइड एंड सेकंड वन इज द हाई प्रेशर साइड। ये चीजें भी हमारी एक्सप्लेन हो गई हैं। रेफ्रिजरेंट हम नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पे आ जाए। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड प्लस गैस रीजन होता है। दिस इज द सैचुरेटेड लाइन होती है। ये रीजन सैचुरेटेड से बिलो क्या होता है, सबकूल्ड लिक्विड, और सैचुरेटेड वेपर से अबव जो रीजन होता है दैट इज द सुपरहीटेड रीजन। ये पॉइंट जहाँ पे तीनों फेजेस हमारी कोएग्जिस्ट कर रही है, जस्ट एजम्पशन। अच्छा अब हमारे पास ये प्रेशर एंथैल्पी चार्ट के ऊपर आ जाए। अब प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में अब आप लोगों के पास तो डिफरेंट लाइंस होती हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ में आप लोगों के पास कॉपीज होनी चाहिए इस चार्ट की, ताकि मैं आप लोगों को लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करके बताती जाऊँ, आप लोग मेरे साथ साथ वो लाइंस जो है वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो आपके साथ ये लाइन शो हो रही है, जहां पे ये मेरा पॉइंटर आपको शो हो रहा है, दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से पीछे जो रीजन होगा दिस इज द सबकूल्ड रीजन। सैचुरेटेड वेपर लाइन से अबव जो रीजन होगा दैट इज द सुपरहीटेड रीजन। अब इस हमारे पास प्रेशर एंथैल्पी चार्ट के ऊपर हमने कहा कांस्टेंट टेंपरेचर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये देखिए ये जो पॉइंटर की मूवमेंट है, इस लाइन के ऊपर टेंपरेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे मैं लाइन के ऊपर जाती जाऊंगी टेंपरेचर इंक्रीज करता जाएगा, नीचे आते जाएंगे तो टेंपरेचर डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन इस पूरी एक लाइन के ऊपर टेंपरेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ करनी है कांस्टेंट एंट्रोपी की, तो ये जो लाइंस आपके सामने शो हो रही है, ये जहाँ पे पॉइंटर मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में जो लाइंस ड्रॉ हुई होंगी दीज आर द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। इसी तरह अगर हमने लाइंस ड्रॉ करनी है कांस्टेंट क्वालिटी की, नेक्स्ट टाइम हम क्वालिटी क्या होती है वेपर्स की नेक्स्ट टाइम डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये जो डॉटेड लाइंस आपके सामने शो हो रही हैं दीज आर द कांस्टेंट क्वालिटी लाइन। इसी तरह अगर वॉल्यूम के लिए लाइन ड्रॉ करनी है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, हमारे पास ये लाइंस जो आएंगी दीज आर द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। तो ये चार्ट नेक्स्ट टाइम हम जब एनर्जी एनालिसिस कर लेंगे, तो एनर्जी एनालिसिस के बाद हम न्यूमेरिकल से पहले हमें पीएच चार्ट होगा, हर रेफ्रिजरेंट के लिए स्पेसिफिक पीएच चार्ट होता है। उस पीएच चार्ट के ऊपर उसकी डिफरेंट टेंपरेचर प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं उनको ड्रॉ फाइंड आउट करके फिर हम फर्दर जो उसके पैरामीटर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफी आज के लिए एलएमएस की एक्सेस होगी आप लोगों को।